तो आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको और उस लक्ष्य में हम आपका सहयोग प्रदान कर सकें आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए। और आपको तो पता ही होगा कि हम आपके लिए एनटीपीसी और रेलवे की भर्ती परीक्षाएं जो आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आर है कि जेई तकनीशियन, एलपी, जितनी वैकेंसियाँ हो रही हैं एग्ज़ाम, उन सब को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए आपको हम संविधान का पिछले साल जो प्रश्न पूछे हैं उसका भंडारा कवर करवा रहे हैं। और प्रत्येक पार्ट में 50 प्रश्न मिलेगा, याद रखें। तो जो वीडियो अभी थर्ड पार्ट होने वाला है, इसके पहले हमने सेकेंड पार्ट भी कवर किया 50 प्रश्नों का, और इसके पहले भी हमने पार्ट 1 50 प्रश्नों कवर किया है। संविधान याद रखें, जो रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं में उपयोग होगा, जी हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं, याद रखें। तो संविधान के, इतिहास के, अर्थशास्त्र के, भूगोल के, साइंस के सभी का प्रश्न हम धीरे 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 कवर करवाते चलेंगे। अब एनटीपीसी का हो ही गया है फर्स्ट CBT 1, अब 2 होगा, वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। अंडर ग्रेड एग्जाम होगा फर्स्ट सेकेंड, वहाँ फ़ायदा मिलेगा, ग्रुप डी मिलेगा। और वैकेंसी फिर से आ रही हैं दोबारा, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा, समझे। तो आप इस प्रकार के प्रश्न देख पाएंगे पार्ट 1 में, और यहाँ आप देख पा रहे हैं पार्ट 2 में, और ये वीडियो आपको पार्ट 3 लेके चल रहे हैं। तो अभी तक हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 100 तक कवर किया है, प्रत्येक पार्ट 50-50 प्रश्नों का, और आप देख रहे हैं। तो आपको बता दें, यकीन के साथ देखिएगा, रेलवे भर्ती परीक्षा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल की प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जीएस का, साइंस का सभी पार्ट अलग अलग रूप में कवर हो रहे हैं। और मैथमेटिक्स का तो फिलहाल अभी हम अध्यायवार चला रहे हैं, तो आप मैथ्स PYQ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लीजिएगा। और संविधान का संविधान में, और जीके जैसे में भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। चलिए, और कुछ समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और पहला पार्ट नहीं देखें देखें, सेकेंड नहीं देखें देखें, यकीन के साथ कह दूँ 100% आपको अगली भर्ती परीक्षाओं में एसएससी, बैंक, रेलवे सब में, स्टेट एग्जाम में भी काम देगा। चलिएगा, पहला प्रश्न आज का पाठ का, लास्ट तक बने रहें, 50 प्रश्न आपको मिलेगा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, या भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? याद रखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने, याद रखिएगा। और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, किस राज्य से? तमिलनाडु। अगर आपको प्रश्न पूछ ले तो, और तमिलनाडु के किस राज्य से पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? रामेश्वरम। ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है। तो राज्य तमिलनाडु और शहर आएगा रामेश्वरम, इनका संबंध है। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन रहे हैं, और जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रश्न नहीं, एक बार नहीं, बार बार पूछेगा। कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो याद रखें, श्री नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इसके पहले हमें पिछले पार्ट में पूछा था चौथे नंबर के कौन राष्ट्रपति, हमने बोला था PV गिरी। और आपको पता होगा इनका नाम क्या है? वराह वेंकट गिरी, है कि नहीं। और सबसे युवा राष्ट्रपति पूछ रहा है, वो आपका रहेगा श्री नीलम संजीव रेड्डी। अभी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वर्तमान में क्या इनकी जगह और कोई ले लिया है? राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो कीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो याद रखें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, ध्यान रखें, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के पद पर रहे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्म दिवस को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और पढ़ना चाहते हो तो दोबारा वीडियो के माध्यम सुन सुन के भी पढ़ सकते हो, समझे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? और ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, RRB, NTPC, CBT 2 में आया है, और स्नातक स्तर का CBT 2 जल्द होने वाला है, और CBT 1 का आंसर की जल्द आएगा, ध्यान रखें। और 1-1.5 महीने में रिजल्ट भी आ सकता है, मान रहे हैं। और वैसे तो 15-20 दिन में आपका आंसर की आ ही जाएगा, और आप लोग फिर चेक कर पाएंगे कि आप कितना स्कोर बनाए हैं। तो यहाँ आंसर आएगा राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो भी पदेन सभापति होगा वो हमेशा कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। मतलब वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीश, कौन? क्षमा चाहेंगे,
जगदीश धनखड़ हैं। ठीक है, यही वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पद सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, सभापति राज्यसभा के भी वही रहेंगे, ये संविधान कहता है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और एक प्रश्न और बनता है, राष्ट्रपति के चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष होता है, ध्यान रखें। और यहाँ संसद के दोनों सदनों के सदन शामिल होंगे, याद रखिए। और भी यहाँ पर ऐड होगा, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति। भारत का पहला संवैधानिक पद राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है। और अगर भारत का पहला नागरिक कहा जाए तो राष्ट्रपति है, दूसरा नागरिक कहा जाए तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारत की संसद में खाली स्थान शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। मतलब संसद के कितने अंग होते हैं ये पूछेगा तो भी बोलेंगे आप लोग 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और याद रखें, लोकसभा को अस्थायी सभा भी कहते हैं, इसे भंग किया जा सकता है। ये स्थायी सभा कहलाता है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, ये निम्न सदन कहलाता है, ये उच्च सदन कहलाता। दोनों की जो बैठक याद रखें, राष्ट्रपति बुलवाएगा 108 के तहत, और लोकसभा के अध्यक्ष ही इन दोनों सदनों की अध्यक्षता करते हैं। ये भी बहुत फैक्ट प्रश्न है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? और आपको बता दूं, ये प्रश्न पहले भी पूछ चुका है और पहले ही बता चुका हूं। 112 अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है, जिसे केंद्रीय बजट भी कहा जाता है। और अगर एक प्रश्न और पूछेगा कि भाई धन विधेयक, तो 110 आएगा। ये भी मैंने बताया था उस समय। 110 में धन विधेयक है, 112 में बजट के बारे में बताया गया, केंद्रीय बजट। और आपको बार बार इतना कर दूं, पहला पार्ट भी देखें मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूसरा भी देखें, तीसरा भी देखें। इस प्रकार से पर डे 50-50 प्रश्नों का वीडियो बनता चलेगा। और कम से कम आपको बता दें 400 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो सोचिएगा, 400 प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हो तो बताओ क्या संविधान दिक्कत जाएगा? भाई MCQ सिर्फ रेलवे का है भाई, रेलवे के बाहर के प्रश्न नहीं दिखा रहा हूँ। तो रेलवे में आपको तो यकीन के साथ पढ़नी चाहिए, और अपने सहपाठियों को भी कहें कि आप भी पढ़ें। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? वो आपका आंसर आएगा 1952। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद, मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार निर्वाचन हुआ, उसके बाद संसद का गठन हुआ, वो 1952 रहेगा। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना खालिस्तान दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है, वो रहेगा 60 दिन। मतलब जो भारतीय संविधान कहता है कि संसद में हर सदस्य का अपना अपना कर्तव्य होता है, जनता उसे चुनती है, और उसका एक नियम कानून रहता है कि आपको उपस्थित देना चाहिए। अगर बिना बताए वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, जी याद रखिएगा। नेक्स्ट, और यहाँ ये जो भी जितने प्रश्न मिल रहे हैं विद्यार्थियों, आपको हर भर्ती में काम देगा, काम देगा, काम देगा, काम देगा, और रेलवे में तो काम देगा ही देगा। और कितनों बार पूछ चुका होगा, और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आपको पता ही होगा कि सर सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी कई वीडियो PY के प्रश्न लगाया, वहाँ पर भी इस प्रकार प्रश्न मिले हैं। कई भर्ती परीक्षा हमने दिया है, हाँ प्रश्न मिले हैं। जो नए बच्चा उसको तो कुछ नहीं पता, अभी वो अनाड़ी है, तो उसको बता दें, बिल्कुल सही सटीक जानकारी, चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर खालिस्तान सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हुए शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं, वो रहेगा 12। मतलब राष्ट्रपति जो साहित्य में, विज्ञान में, कला में और समाज सेवा में उत्कृष्टता, मतलब अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। समझे ना समझे? भाई लोकसभा में अगर राज्यसभा की बात करें तो 250 सीट होते हैं, और 552 सीट आपका होगा भाई लोकसभा में। राज्यसभा, लोकसभा, ये सीट भी प्रश्न पूछता है, समझे?
और 12 सदस्यों की बात कर रहे हैं राज्यसभा में। ठीक है, हमने बताया 250 राज्यसभा में होते हैं, जिसमें से 12 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। साहित्य, विज्ञान और कला व समाज के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को बिना चुनाव लड़े, समझे, याद रखिएगा। और ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। संसद के दोनों सदन लेंगे, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति जिनका चयन करता है, वो लोग भाग नहीं ले सकते, और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? भाई अभी हमने बात बताया कि सभापति हमेशा वही बनेगा जो उपराष्ट्रपति होगा। भाई जो उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति बनेगा। पहला की बात कर दिया तो पहले उपराष्ट्रपति अभी मैंने बताया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनकी जन्म सितंबर 5 को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और इन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया था। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति यही थे। तो पहले उपराष्ट्रपति रहे तो पहले सभापति भी यही रहेंगे। भाई कहने क्या बात है। नेक्स्ट, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? ये भी बहुत अच्छा फैक्ट याद रखें, और आपका आंसर आएगा 14 डेज। मतलब क्या पूछ रहा है, कोई धन विधेयक है और धन विधेयक ये आर्टिकल नंबर 110 में आपको मिल जाएगा। धन विधेयक है नहीं, ये निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। ये प्रश्न बनता है। तो कोई किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम 14 दिन के भीतर लोकसभा को उसे लौटाना पड़ेगा कि यार हाँ हमने उसको अनुमति दे दी। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? वो आएगा 25। मतलब राज्यसभा आपको पता है 250 सीट होती हैं, 12 आपके मनोनीत होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा, बाकी सीट आप निर्वाचित होंगी। तो कम से कम 25 सदस्य होनी चाहिए कोई भी निर्णय लेने के लिए। अगर 25 से कम सदस्य हैं तो कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, और अधिकतम तो हो सकते हैं जितने पूरे निर्वाचित होने वाले। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? देखिएगा, मैंने अभी आपको बोला था कि 250 होते हैं और लोकसभा 552 होते हैं। तो देखो प्रश्न आ ही गया, तो आप देख पा रहे हैं 250 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, खालिस्तान किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? अभी मैंने बताया वो लेगा सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में याद रखें ओम बिरला हैं, ओम बिरला याद रखें, ये प्रश्न बन सकता है तत्कालीन रूप में। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और मैंने अभी बताया था जो बात मैं पहले बता दिया वो प्रश्न ही बन गए। और यकीन के साथ पढ़िएगा, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं अपना और आपका समय बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं भी भाई एक शिक्षक हूं, मैं बच्चों को सही और सटीक जानकारी दूंगा। हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, और उसके बाद आपके लिए सहयोग के रूप में हम रिकॉर्डेड क्लास भी चला रहे हैं। चलिए ठीक है। और पिछला प्रश्न आपने देखा थोड़ा सा प्रश्न में घुमावदार था, लेकिन अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे वही है, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? वही आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्या पूछा भाई, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है, और यहाँ पर क्या पूछ लिया, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछ लिया। भाई आंसर वही है लेकिन थोड़ा सा बदलाव कर दिया, तो आपको बदलना नहीं है। देखो फिर से वही पूछा है, धन विधेयक खालिस्तान प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। मतलब धन विधेयक को, उसी प्रश्न को थोड़ा लपेट मार मार के पूछ रहा है, धन विधेयक को कहाँ पेश किया जा सकता है ये पूछ रहा है। तो सिर्फ पेश कहाँ किया जाएगा भाई, लोकसभा में। याद रखना की बात को, धन विधेयक 110 में है आर्टिकल में, यही पूछेगा। नेक्स्ट अभी देखिएगा, ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा अब भी मैंने ओम बिरला का नाम लिया था, वो ही आ गया। तो 4-5 प्रश्न आप देख पा रहा, मैं जो पहले बताते चल रहा हूँ वो आते चल रहा है। अब मत कहिएगा सर आप पहले देख लिए होंगे, नहीं भाई, आपको सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ फिलहाल तो मैं, तो आप लोग देखते चलें। तो वर्तमान में तो ओम बिरला ही हैं फिलहाल, ठीक है। इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी यही थे, जो 18वीं नंबर के हैं, और 17वीं नंबर के भी यही थे, और 16 नंबर कौन याद रखें, सुमित्रा महाजन। ये प्रश्न भी याद रखना, ओम बिरला वर्तमान में है, इसके पहले भी यही थे, इसके पहले कौन थे याद रखें, वो रहेगा सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट प्रश्न,
लास्ट तक बने रहें, आपको 150% मिलेगा विद्यार्थी, बार बार कहना पड़ रहा है और पढ़ते रहें। नोट डाउन करना, नोट डाउन कर सकते हैं, वरना आप रिपीट दोबारा वीडियो देखकर भी सुन सकते हैं। 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? 17वीं। मैंने भी बताया ना, 2019 में हुआ था 17वीं, और 17वीं में कौन थे? ओम बिरला ही थे। ठीक है, क्रमांक पूछ रहा भाई लोकसभा। अब ये बताओ, अभी चुनाव हुआ वो 18 नंबर का है, 2023 में हुआ कि नहीं बताओ? ना हुआ 23 में, हुआ ना? हाँ, तो इस पर समझ आएंगे 24 में होगा भाई, है कि नहीं? 24 में हुआ है, माफ़ी चाहेंगे। और 2019 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का वो 17 नंबर का था, 2024 18 नंबर का है। 17 में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। 18 में कौन है? ओम बिरला। ये बात ही मैं थोड़ी देर पहले बताया। और अगर आपको पूछे भाई 16 में कौन था, तो क्या बोलेंगे आप लोग? सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट याद रखिएगा इन चीज़ों को। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश। उम्मीद करते हैं आप लोग ऑप्शन सॉरी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, अब आपको बताना उत्तर प्रदेश में है तो कितने सीट हैं। अब प्रश्न नहीं बन सकता क्या? बनेगा भाई। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, बताइएगा कितना है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 553। भाई टोटल होता है 552 और होता निर्वाचन 543 पर, समझे? उसी प्रकार भाई 250 होता है राज्यसभा में, 12 आप क्या होंगे? निर्वाचित। जो बच्चे 12 मनोनीत होते हैं, उसी प्रकार जो बच्चे आपके क्या होंगे? निर्वाचित। याद रखिएगा, ये 543 पर निर्वाचन होगा, टोटल होते हैं 552, जो बच गए वो होंगे मनोनीत या कुछ छूट जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगर हम बात करें, लोकसभा का चुनाव होगा, सभी सांसद बनेंगे, है कि नहीं भाई? 552 सीट होती है, जिसमें से 543 पर चुनाव होता है, जो लोग जीतते हैं और कोई हारता है तो इतने लोग बैठते हैं, जिस में एक साथ सभी लोकसभा के सदस्य सांसद भाग लेंगे और आपसे निर्णय करेंगे कि किसको बनाना है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? मतलब कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये पूछ रहा है। वो आएगा एम अनंतशयनम अयंगर। ठीक है, अध्यक्ष पूछ रहा भाई दूसरी लोकसभा। हमने कहा पहली बार 1952 हुआ कि नहीं बताओ? अभी प्रश्न आया था नहीं। संसद का पहला गठन या संसद का पहला बार बैठक या संसदीय लोगों का निर्वाचन 1952 पहली बार हुआ था, याद रखेंगे। और पहली बार गणेश, ये प्रश्न ही बनेगा, गणेश वासुदेव वालंकर, ये प्रश्न पूछता है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव वालंकर। और यहाँ प्रश्न क्या पूछा है? दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष, मतलब सेकेंड नंबर की, एम अनंतशयनम अयंगर। 17 पूछेगा, ओम बिरला 18 पूछेगा, ओम बिरला 16 पूछेगा, सुमित्रा महाजन। समझे? कौन इसका अध्यक्ष का चुनाव करेगा? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। नेक्स्ट, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष। मतलब क्या समझे आप लोग? जैसे अगर पद खाली हो गया है, जिसका एज हो गया है या वो उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो जब तक उस पद पर बना रहेगा, जब तक चुने हुए नए लोकसभा के सदस्य एक अध्यक्ष का निर्वाचन ना कर लें। तो नवगठित लोकसभा की जो पहली बैठक होगी वो हमेशा कौन करेगा भाई? कार्यवाहक अध्यक्ष ही करता है। उसके बाद फिर जो मेन अध्यक्ष होगा वो करेगा। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? सुमित्रा महाजन। देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है, इसके बारे में बता चुके हैं। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? भाई हमारे पास पूरा 552 होता है, 543 पर चुनाव होगा, बाकी निर्वाचित होते हैं। अब लोकसभा के जो सांसद होंगे, ठीक है, यही मिलकर लोकसभा अध्यक्ष बनाएंगे। 16 सुमित्रा महाजन, 17 ओम बिरला, 18 ओम बिरला पहला,
गणेश सुभाष मालवणकर सेकंड नंबर, भाई अनंत सैनम आयंगर। तो ऐसे याद रखिएगा, संघ का जो मंत्रिपरिषद बनेगा वो हमेशा लोकसभा के जो कुल पदों का सिर्फ 15% लोग ही मंत्रिपरिषद के पद पर बैठेंगे, ज़्यादा नहीं। कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, समझे। तो टोटल पद में आप 15% निकाल लीजिएगा, उतने ही लोग बनेंगे मंत्रिपरिषद में 10, और उनको फिर एक मंत्री को 2 पद या 3 पद भी दिया जा सकता है, इस बात नहीं है। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद। ध्यान रखें, जो भी संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायक, न्यायिक, आपातकालीन शक्तियाँ, मतलब संसदीय प्रणाली में संसद 3 अंगों से बना होता है भाई, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल वो लोकसभा होता है, ध्यान रख, समझे। लोकसभा में जितने भी मंत्रिपरिषद बैठेंगे, विधायक, सांसद, सब मिलकर ही राष्ट्रपति के जो भी शक्तियाँ हैं वो हमेशा इन मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। मतलब नाम मात्र का रहता है राष्ट्रपति भाई। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। क्या समझे आप लोग? कार्यकारी अभी आए थे ना प्रश्न। कार्यकारी मतलब होता है जो सिर्फ ऐसे व्यक्ति के पद पर बैठता है जो व्यक्ति शायद किसी का एक्सपायर हो गया हो, है कि नहीं, या किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो तत्काल के रूप में जो पद संभालेगा उसे कार्यकारी प्रधानमंत्री कहते हैं। तो भारत के पहले, याद रखना, भारत के पहले और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों बनाया गया जिन्हें, अचानक, आकस्मिक, कुछ ना कुछ काट रहा होगा भाई। चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो बात अलग है, लेकिन कुछ कारण हो गया कि कोई प्रधानमंत्री पद पर था, उसका आकस्मिक मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिया, तो उसके पद तो खाली रहेगा ना, क्योंकि उप प्रधानमंत्री तो हमारे भारत में है नहीं है। तो इसके लिए कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो जब तक उस पद पर बना रहेगा जब तक किसी प्रधानमंत्री का निर्वाचन ना हो जाए या सरकार ना बन जाए, तो उसे हम कार्यकारी कहते हैं। तो ये फैक्ट बहुत बड़ा है, गुलजारी लाल नंदा। और इसके बारे में आपको बताएं, ये भारत के, आप पता योजना आयोग सुने आप लोगों ने? योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे भाई, समझे। पहले भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझे, पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। यही भारत के पहले और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की खालिस्तान संरचना का प्रावधान किया गया है। संघीय मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, संघीय है। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों को संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति 1977 से 1979 तक खालिस्तान थे, जगजीवन राम। अब भाई आप इन चीज़ों को समझने के लिए आपको पूरा पीएम का लिस्ट देखना पड़ेगा, कौन किसको पूछ ले कोई गारंटी नहीं है, समझे। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पढ़ लीजिएगा पूरा लिस्ट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155। अब राज्यपाल अब बताइए राज्यपाल की, राज्यपाल राज्य का पहला नागरिक होता है और राज्य के संवैधानिक पहला एक व्यक्ति माना जाता है। जैसे देश में राष्ट्रपति वैसे राज्य में राज्यपाल। इसकी नियुक्ति के बारे में याद रखें, आर्टिकल नंबर 155 में है। किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान है? आपका राज्यपाल। देखो भाई बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। राज्यपाल का पद 155 में है, याद रखें। और राज्यपाल को 161 के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को है ना आर्टिकल नंबर 72, क्या आपको पता है? हमने बताया था। अगर मैं कहूँ कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो पार्ट टू पार्ट तो नुकसान खुद कर रहे हो।
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट बनेंगे बता चुका हूँ मैं ना कि लगभग 400 प्रश्नों का पार्ट बनेगा। हर पार्ट में 50-50 प्रश्न मिलेगा। तो पर डे देखते रहो ना भाई, देखते रहोगे, सुनते रहना, दिमाग में पुट करते रहो, मजा जाएगा संविधान पढ़ने में। फिर आपको वन लाइन जो फैक्ट है ना ऐसे मुंह फोड़ के बताओ किसी को भी। आप डीपली नहीं भी पढ़ते हो माना जाए तो आप वन लाइन फैक्ट पढ़ लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। तो राज्यपाल का पद 155 में है, समाधान 161 में है, और राष्ट्रपति का भाई 172 में है समाधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक नहीं और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। कहने का मतलब ये है, संविधान कहता है कि 170 अनुच्छेद में कि अधिकतम 500 हो सकते हैं या 500 से अधिक नहीं होंगे, और साथ में 60 से कम नहीं होनी चाहिए पद। और आपको बता दूं, अपवाद है कुछ जगह पर, आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपवाद है, अपवाद मतलब कम सीटें हैं। हमने बोला ना कम से कम 60 होनी चाहिए, अधिकतम भाई 500 नहीं, 500 से कम और 60 से ज़्यादा। जी कहता है विधानसभा में होनी चाहिए पदों सदस्यों का संख्या 170। तो बहुत बड़ा फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? 241, मतलब उच्च न्यायालयों से संबंधित है, वो आर्टिकल नंबर 241 रहेगा। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति खालिस्तान के अंतर्गत होती है। अब आपको पता होनी चाहिए भाई, आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट को है, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को 226। तो भाई राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो जी सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल 32 है और उच्च न्यायालय का भाई 226 है। पढ़ना तो पड़ेगा। रिटों की संख्या 5 प्रकार की होती है जी, आपको पता होना चाहिए। मैं इस बार कमेंट बॉक्स में बोला था कि भाई बंदी प्रत्यधिकरण जिसका प्रश्न पूछा था बार बार, तो मैंने बोला था 4 बच्चे उनको बता दीजिएगा। कोई भी नहीं बताया अभी तक। क्या पढ़ने वाले नहीं हो तुम लोग? मैं तुम्हारे साथ पीछे पड़ा हूँ भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मैंने डाटा दिखा दिखा के, आप लोग देख देख के भगते चलो, कोई बात नहीं। जो देखेगा जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। नहीं पढ़ना मत पढ़िएगा, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य हम करेंगे। अगर आप अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो बाद में पछताना होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो 219 रहेगा। जो एग्जाम पूछ चुका वही प्रश्न दिखा रहे हैं और कई बार पूछता रहेगा। आर्टिकल नंबर 219 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण इसमें बताया गया है। कैसे होगा, कौन लेगा? जिला और सत्र न्यायालय खालिस्तान के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं भाई। राज्य उच्च न्यायालय भाई, जिला न्यायालय हो चाहे सत्र न्यायालय हो, वो हमेशा राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन ही काम करेगा। इसके बिना वो काम नहीं कर सकता। जो आदेश आएगा उसको पालन करना पड़ेगा, उसके अधीन रहे तो ही काम करेगा। भारत के 150 प्रश्न हो जाएगा भाई, थर्ड पार्ट को मिला के 50-50 प्रश्नों का पार्ट है, 50 प्रश्न मिलेगा, लास्ट तक देखिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्थो जय। ठीक है, जे अतो धर्मस्थो जय। इस क्या है? यह एक आदर्श वाक्य है। उच्चतम न्यायालय मतलब प्रत्येक राज्य का। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फतिमा बीबी। एक बार नहीं कई बार पूछा, इसको पूछेगा। तो उच्चतम न्यायालय समझ रहे कि नहीं, बताइएगा भाई। सर्वोच्च न्यायालय मतलब पूरे भारत का न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब होता है हर राज्य का अपना अपना न्यायालय होता है, कुछ राज्यों का एक साथ न्यायालय, याद रखें। तो भारत की पहली महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश कौन बनी थी? ए फातिमा बीबी। नेक्स्ट, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? वो रहेगा संसद भवन से। ठीक है, पहले संसद भवन से संचालन किया जाता था। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25। क्या समझे? उच्च न्यायालय, ठीक है, 25 हो चुकी, याद रखें। पहले कम थी, अब बढ़ती चलते। पहले 24 थी, फिर एक 25 हो गई, अमरावती बना दिया गया फिर, क्योंकि तेलंगाना से अलग होके बना ना,
कौन बताओ, सॉरी, तेलंगाना अलग होके बना है, याद रखें, ये भी प्रश्न पूछा है। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है, किससे? तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश, क्षमा चाहेंगे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। और इसी के लिए अमरावती को क्या बनाया गया है? 25 नंबर की सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय जो रहेगी आंध्र प्रदेश की। हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, तो भाई आंध्र प्रदेश का भी तो उच्च न्यायालय चाहिए, तो अमरावती बनाया गया, हो गया 25। नेक्स्ट, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदान सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? भाई चुनाव आयोग करेगा। भाई चुनाव आयोग क्यों बनाया गया है? चुनाव करने के लिए। और प्रश्न पूछेगा पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, जे याद रखें, सुकुमार सेन, जे भी प्रश्न पूछता है। वर्तमान में कौन है भाई चुनाव आयुक्त? ज्ञानेश्वर कुमार। इसके पहले कौन थे? राजीव कुमार। ये बात ही मैं पहले बता चुका हूँ और आप नोट डाउन किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो गंदी बात है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भाई राज्य में चुनाव आयुक्त होगा हर राज्य में, तो राज्यपाल करेगा। और राष्ट्र में पूछे, देश में, तो राष्ट्रपति आएगा। भाई अधिकांश बड़े बड़े पदों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करेगा, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा राज्य के चुनाव आयुक्त की। अगर आपको ब्लर दिखाई देता हो तो सुन सुन के आप लोग समझ लीजिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? वो करेगा भारत के राष्ट्रपति। अभी हमने बात कर लिए और प्रश्न आ भी गया। राज्य में राज्यपाल, देश में राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? और जब भी चुनाव होता है इसके बारे में तो लोग उठपटांग बातें करते रहते हैं और उठपटांग गाली देते हैं। कांग्रेस भाजपा को चिल्लाएगी, भाजपा कहेगी नहीं अच्छा भाई। तो इसका मतलब ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। पी मतलब वोटिंग और ए मतलब मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि यही एक मशीन है जिसके माध्यम से भारत में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाती है। बस लास्ट समापन में आ गए हैं, तो लास्ट तक बने रहें। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खालिस्तान विधान सभा चुनावों में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी, केरल। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ मिस हो गया डाटा, याद रख 2028 हो गया, तो चिंता मत करो वहाँ पर भाई, जो प्रश्न पूछा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो 1982 आता है, 1982 में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया था, वो भी केरल में विधानसभा चुनाव में। फिर धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया और पूरे भारत में इसका अब उपयोग होने लगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पहली बार केरल में 1982 में, अब पूरे भारत में। अब देखिएगा प्रश्न पूछा भी है भाई, भारत में पहली बार किस राज्य में? अब देखो वहाँ पूछा कुछ और, यहाँ पूछा कुछ और, आंसर आ रहा वही। तो 1982 याद रखें, कंठस्थ याद रख लीजिएगा। 1982 में पहली बार केरल में। प्रश्न पूछने का तरीका बस अलग है। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? केरल में। राजधानी क्या रहेगी? तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, आप देख पा रहे होंगे लास्ट हम लेके चलेंगे बस 50 प्रश्न तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा पार्ट कवर होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी थी? तो रहेगा 18 साल, ठीक है। इसके पहले 21 साल था, फिर 21-18 किया गया, जो 1961 में याद रखेंगे। पहले 21 साल था, 21 से 18 किएगा 1961 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा संविधान संशोधन के तहत, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और लास्ट प्रश्न लेके चलते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। और लेके चल लास्ट प्रश्न बता देते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप देख पा रहे होंगे 25 जनवरी 1950 को।
समझे। और 25 जनवरी को फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और याद रखें इस तारीख को 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था। और पहले चुनाव आयुक्त ये प्रश्न मैं पहले बता चुका था और प्रश्न पूछ भी लिया। सुकुमार सेन वर्तमान में कौन है ये मैं बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके पहले कौन था वो भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि करंट के रूप में प्रश्न पूछता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो विद्यार्थियों तो बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सहपाठियों के पास साझा करें जिससे वो भी पढ़ सकें और आपकी तरह वो भी उन्नति और सफलता हासिल कर सकें। और जो भी जानकारियाँ आज रखें 100% सही और सटीक है और आपकी तैयारी बेहतर हो सके यही ध्यान में रखते हम आपको कवर करा रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा के प्रश्नों को। और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 रहेगा। इस प्रकार से आपको इतिहास के संविधान पूरा आपको टॉपिक कवर कराएंगे, ठीक है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और आप कह सकते हैं साइंस का पूरा, ठीक है। मैथमेटिक्स का तो चैप्टर वाइज चालू है और यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट वाइज ले रहे हैं। अभी फिलहाल भाई संविधान का चल रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बॉक्स करें वीडियो कैसा लग रहा है और जो भी होमवर्क देते हैं तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, लिखते रहें, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहते रहें।